हो आप लोग? आज की क्लास जो होगी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के होगी। क्लास 12th वाली चैप्टर है ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसी को पढ़ा जाएगा। देखते हैं हम लोग कि आज क्या क्या सीखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशंस और फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ते हैं कि होता क्या क्या है। उसके बाद और आगे पढ़ा जाएगा। ये क्लास 12th के लिए सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास 12th तक के लिए ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनेगा। तो शुरू करेंगे हम लोग। देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन है क्या। ये वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जा रही है जो कि क्लास 11th में हमने पढ़ रखा था। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। सिर्फ और सिर्फ वहां पे हमने फाइनेंस को पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को पढ़ा था। क्लास 11th में हमने पढ़ा क्या क्या था? फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि कौन कौन से सोर्स है, यानी कि कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि मैं अपनी मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूं। मतलब पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत है तो कौन कौन से सोर्स का यूज करके मैं पैसे ला सकता हूं। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। फाइनेंस के डेफिनेशंस हमें याद है, यानी कि फाइनेंस के छोटे से कॉन्सेप्ट। मनी रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज इज नोन एज फाइनेंस। और बिजनेस फाइनेंस क्या दिया जाए तो क्या कह दिया जाएगा? मनी रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। यहां पे हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, ना कि फाइनेंस और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। यहां पढ़ा जाएगा कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है उसको प्रोक्योर करते हो और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करते हो। अच्छे से करोगे तो गोल को अचीव कर पाइएगा और इससे फायदा क्या होगा कि आपके बिजनेस ग्रो कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे और सही तरीके से आपके बिजनेस रन कर रहे होंगे। तो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जरूरी है। बोला भी जाता है फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर रन, सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फाइनेंस की जरूरत तो होती ही होती है। और फाइनेंस होता क्या है क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है। आज यहां पे हम फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहां पे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट वही गोल को अचीव करना होता है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, सही तरीके से, सही समय पे। ठीक है, यहां पे पढ़ेंगे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशंस ये जरा देख लिया जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशंस क्या दिए गए हुए हैं। मैनेजमेंट लगा हुआ है यानी कि गोल को अचीव करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मैनेजमेंट के आगे लगा हुआ है फाइनेंस, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पे हम लोग टोटल के टोटल मैनेजमेंट की जितनी भी प्रोसेस होगी ना सब लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगी, जितने भी डिसीजंस टेक किए जाएंगे फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा। बिकॉज फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इसके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो इसको मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है और अच्छे से मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो देख लिया जाए इसके डेफिनेशंस को। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जितनी भी फॉर्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगी उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना। इसको तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में पढ़ रखे हो पार्ट ए वाली बुक में। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो फिर क्या बोला जा रहा है, अगर
कॉन्सेप्ट को भी पुट कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछे जाए तो। क्या लिखा हुआ है? इट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। क्या लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? इट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब हो गया फंड की वसूली करना। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी वसूल करोगे आप। किधर से वसूल करोगे? मार्केट से पैसे लाओगे। बिजनेस के पास पैसे ज्यादा नहीं होते हैं, वो अपनी फंड जो है ना, जितनी भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो मार्केट से लाती है, यानी कि प्रोक्योर करती है। किधर से? मार्केट से। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यानी कि फंड की वसूली करना। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी प्रोक्योरमेंट करोगे आप। और जब प्रोक्योरमेंट कर लोगे यानी कि फंड लेकर के आ जाओगे तो क्या कर दोगे? फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फिर उसको यूटिलाइज करोगे। कौन करेगा ये काम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी ये काम। इसलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में इसको पुट कर सकते हो आप। इट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड and utilization of funds to maximize shareholders wealth। फंड जो देगा आपको कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं। और यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है कि किस तरीके से वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम को करते हैं। इट इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइज होने चाहिए, शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा होना चाहिए। इससे जो मालिक है ना, और कंपनी के मालिक होते हैं सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर, तो उसको नुकसान नहीं हो जाता। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिन रात डिसीजन टेक कर रही होती है, दिन रात डिसीजंस टेक कर रही होती है। वो डिसीजंस फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस कहे जाते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन में आएगा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, main objective of financial management is to maximize shareholders wealth। अगर क्वेश्चन पूछे the main objective of financial management is या फिर what is the purpose of financial management, क्या पर्पस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो सिंपल सा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्पस to maximize shareholders wealth is to maximize shareholders wealth। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है क्या कोई दिक्कत? ये पूरे कॉन्सेप्ट हो गए हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहे किसको जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहे किसको जाते हैं। तो देख लिया जाए क्या क्या चीजें हैं, ये सब तो डिफाइन कर दिया जा चुका है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का मेन पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। कंप्लीट। अब बात ये है कि जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो कुछ डिसीजंस टेक करते हैं, वो कुछ डिसीजंस टेक करते हैं। ठीक है, तो कौन से डिसीजंस टेक करते हैं? तो डिसीजंस टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर्स इज द फॉलोइंग। अरे कितने डिसीजंस टेक किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 डिसीजंस टेक किए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम क्या हो जाते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्क होते हैं डिसीजंस टेक करना। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल डिसीजंस टेक करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस, और वो 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं। वो कितने तरीके के डिसीजंस हो जाएंगे? 3 तरीके के। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजंस, और तीसरा डिविडेंड डिसीजंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से 3 डिसीजंस टेक किए जाते हैं। 3 डिसीजंस टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजंस। यहां पे देखिएगा, इसको मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग में डिफरेंस क्या है। पहले इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, बस और कुछ नहीं है। इसको लिख लो यहां तक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजंस को। तो 3 तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ये मैनेजमेंट जो होती है यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है वो कितने डिसीजंस लेते हैं? तो 3 तरीके के डिसीजंस लेती है। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजंस और तीसरा डिविडेंड डिसीजंस। कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है ना, वो 3 तरीके की
डिसीजंस की कॉम्बिनेशंस के साथ चल रही होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम ही होते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्क ही है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करना, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस लेना। तो 3 डिसीजंस टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इधर देख लेते हैं हम लोग कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं एसेट्स पे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटेड विथ सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड की वसूली कर लेना, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने पैसे हम ला करके रख देंगे, उसके बाद यूटिलाइजेशन भी तो करना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं ना, वो रिलेटेड होते हैं देखिए इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे किधर? एसेट्स पे। इधर करेंगे एसेट्स पे। तो यहां पे काम क्या करना होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती है ना, वो सिलेक्शन ऑफ एसेट्स करेगी, एसेट्स की सिलेक्शन करेगी, फंड विल बी इन्वेस्टेड, जहां पे फंड इन्वेस्ट करेगी। और वी नो दैट एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। यहां पे दिया जा चुका है, वी नो दैट एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है क्या कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज रिलेटेड विद सिलेक्शन ऑफ एसेट्स एंड फंड विल बी इन्वेस्टेड। एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इट मींस investment decisions are also classified at 2 parts, classified as 2 parts. First is long term investment decisions and second is short term investment decisions. We know that assets are of 2 types, long term assets and short term assets. On the basis of assets investment, on the basis of assets मतलब assets के basis पे 2 तरीके की जब assets होती है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी 2 तरीके के यहां पे टेक कर लेंगे। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है? टफ तो है नहीं कुछ चीज। लॉन्ग टर्म एसेट्स पे कितने इन्वेस्ट किए जाएंगे पैसे, उससे रिलेटेड डिसीजंस, यानी कि आपके फिक्स्ड एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, क्या क्या चीज पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। एंड देन सेकंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसके टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होते हैं, जिसके टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होते हैं, या फिर वर्किंग कैपिटल्स टाइप के हो जाएंगे हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? कैश, खुद डेटर्स, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को छोड़ दिया जाए, लॉन्ग टर्म एसेट्स को छोड़ने के बाद जो भी एसेट्स बचते हैं हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स ही तो बचते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कुछ फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह को छोड़ दीजिएगा, इसमें इन्वेस्ट नहीं डाला जाएगा। इसको लिख लिया जाए, उसके बाद फिर और आगे बढ़ता हूं मैं, लिख लो इसको। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होता है। वो बता दिया जा चुका है आपको कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेसिकली रिलेटेड विद सिलेक्शन ऑफ एसेट्स एंड फंड विल बी इन्वेस्टेड एंड वी नो दैट एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म एसेट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स investment decisions are also classified, long term investment decisions and then short term investment decisions, कि लॉन्ग टर्म पे कितना इन्वेस्ट करेंगे और शॉर्ट टर्म पे कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक तो हो रखा हुआ था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आते हैं इधर फाइनेंसिंग डिसीजंस में। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल मैनेजर्स की तरफ से 3 डिसीजंस लिए जाते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजंस और तीसरा डिविडेंड डिसीजंस। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। फाइनेंसिंग डिसीजंस को
तो डिसीजंस अबाउट क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस, या फिर बोल सकते हो क्वांटिटी ऑफ फंड, कि कितने फंड की जरूरत है टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। जितने क्वांटिटी ऑफ फंड की जरूरत होगी उतना हम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लाएंगे, उस चीज की डिसीजंस फाइनेंसिंग डिसीजंस कही जाएगी। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस अबाउट क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस मतलब जितनी क्वांटिटी की जरूरत होगी, जितने फंड की जरूरत होगी टू बी रेज्ड, हम लोग लाएंगे वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। और ये जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज की डिसीजंस होगी कि वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उस डिसीजंस को ही फाइनेंसिंग डिसीजंस कह दिए जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज वी नो दैट आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, या तो हम डेब्ट वाला यूज कर ले, दो तरीके के लॉन्ग टर्म सोर्सेज वाले डिसीजन नहीं होते हैं। अरे लॉन्ग टर्म सोर्सेज बहुत तरह के, लेकिन उसको कैटेगराइज किया गया दो में, एक या तो डेब्ट वाला रास्ता इस्तेमाल कर ले और या तो दूसरा इक्विटी वाला रास्ता इस्तेमाल कर लिया जाए। तो या तो डेब्ट की ओर मूव करे, नहीं तो इक्विटी वाले रास्ते की ओर मूव करे। मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल करके जो फंड चाहिए, मुझे जितनी क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस चाहिए, जितने क्वांटिटी ऑफ फंड चाहिए, वो रेज करेंगे हम लोग। और वहां पे जो डिसीजंस लेंगे कि कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज करूं मैं इस फंड को रेज करने के लिए, वो पूरी की पूरी प्रोसेस फाइनेंसिंग डिसीजंस में आ जाएगी। या तो डेब्ट की ओर मूव करेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन ले लेंगे हम लोग, डिबेंचर्स इशूड कर देंगे, या तो इक्विटी की ओर मूव करें। इक्विटी की ओर मूव करने का मतलब या तो इक्विटी शेयर्स इशूड कर दे, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स इशूड कर दे। ठीक, मेनली कंसर्न विथ, अगर देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोला गया हुआ कि मेनली ये कंसर्न होता है किससे, विथ एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड को एक्वायर करने से। जितने फंड चाहिए हम एक्वायर कर ले फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जितना फंड चाहिए एक्वायर कर लीजिए। ये हो गया फाइनेंसिंग डिसीजंस। और लास्ट आता है थर्ड, डिविडेंड डिसीजंस। आपने अगर इस सोर्सेज का इस्तेमाल किया और इस सोर्सेज में इक्विटी को आप फॉलो करते हो, अगर इक्विटी वाला रास्ता यूज कर लिया, अगर आपने शेयर इशूड कर दिया मार्केट में फंड को रेज करने के लिए, तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा। तो कितना डिविडेंड दिया जाए, अगर प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो कितना डिविडेंड दिया जाए और कितना रिटेंड रख लिया जाए, इस से रिलेटेड डिसीजंस अगर आप टेक करते हो तो क्या दिए जाएंगे कि आप डिविडेंड डिसीजंस टेक कर रहे हैं। यानी कि अगर आप डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस टेक कर रहे हो तो वो डिविडेंड डिसीजंस ही कहे जाएंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया उसमें से कितने पार्ट हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड या फिर रिटेंड रख लिया और कितना एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। Determination of how much part of the earning should be distributed among shareholders. Shareholders को कितना डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया through dividend, and how much should be retained for meeting future needs. और कितना हमने रिटेंड कर लिया, यानी कि अपने पास रख लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग को रख लिया, उसको कह दिया जाएगा क्या कि आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखे हो कितना और कितना आपने डिक्लेयर कर दिया एज अ डिविडेंड। अगर देखा जाए तो मान लिया जाए कि 10 लाख रुपीस टोटल अर्निंग हमारी होती है, मतलब देखा जाए तो इधर टोटल अर्निंग अगर 10 लाख होती है तो इसमें से हमने क्या किया, एज अ हाउ मच, मतलब कितना हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो 5 लाख हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो 5 लाख हम क्या कर लिए, अपने पास रिटेन्ड रख लिए। हाउ मच, इस तरीके से आप बना सकते हो डायग्राम कि 5 लाख एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया शेयर होल्डर्स को, और 5 लाख हमने क्या कर लिया, रिटेन्ड रख लिया। हो गया टोटल अर्निंग में से। अब इसी को आप बढ़ा सकते हो, डिविडेंड 6 लाख दे दोगे तो 4 लाख आप अपने पास रिटेन्ड कर लोगे। तो यहां तक समझ में आया नहीं है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके डिसीजंस को अफेक्ट करता है।
वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो, फाइनेंसिंग डिसीजंस हो या डिविडेंड डिसीजंस हो। तो पार्ट पार्ट करके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वो पूरे फैक्टर्स को पढ़ेंगे हम लोग कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट कर दे, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट कर दे, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट कर दे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से जो डिसीजंस टेक किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग।